हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में 19 जून को द हिंदू की बजाय एक नए सोर्स से इस प्यारे से इंटरेस्टिंग से आर्टिकल को पढ़ेंगे। न्यू पावर पैराडाइम्स इसका टाइटल है। आर्टिकल पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा इसके कंटेंट को देख करके, इसकी ग्रामर और वोकैब के जो इसमें लेसन्स हैं उनको पढ़ करके। ये आर्टिकल लिखा गया है नए पावर डायनेमिक्स में दुनिया के अंदर, जिसमें चाइना और इंडिया मिलकर के एक ऐसी दुनिया की नींव रख रहे हैं जो अमेरिका के हिसाब से अब नहीं चलती। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल पढ़ाते हुए मैं ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स आपसे शेयर करूंगा। सभी पॉइंटर्स को आपको इस क्विज पे अप्लाई करना है और 10 में से 10 मार्क्स क्लास के लास्ट में आपको मिलने चाहिए। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ये आर्टिकल कहाँ से लिया हमने? वैसे ये हमने लिया है द डॉन न्यूज़पेपर से। डॉन पाकिस्तान बेस्ड न्यूज़पेपर है और पाकिस्तान का अकेला ऐसा न्यूज़पेपर हाउस है जो अपनी बेबाकी के लिए और ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म के लिए मशहूर है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी नींव रखी थी आज से 100 साल पहले। एक आर्टिकल मुझे अच्छा लगा तो आज की क्लास में उसको पढ़ने वाले हैं। कह रहे जी न्यू पावर पैराडाइम्स। पैराडाइम क्या होता है भाई? देखिए, पैराडाइम वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। इसको आप हिंदी में मिसाल भी बोल सकते हैं। और मिसाल के लिए पैराडाइम, पैरागॉन, एग्जाम्पलर, ये सारे वर्ड्स जो अपने यूज़ करते हैं। दूसरा मीनिंग जो है ना पैराडाइम का, वो है सिस्टम, मैकेनिज्म। आज दूसरा वाला मीनिंग आप देख रहे हैं। कह रहे हैं जी पावर का, ताकत का एक नया सिस्टम पैदा हो गया दुनिया में। एक नया पैराडाइम हम देख पा रहे हैं। अच्छा, कौन सा सिस्टम है ये पावर का? टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, वहाँ से पता लगेगा। कह रहे चाइनाज चैलेंज टू अमेरिकन हेजेमनी एंड इंडियाज इमर्जेंस एज अ फॉर्मिडेबल राइवल गिव राइज टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कह रहे चाइना की जो चुनौती है, चैलेंज है, चैलेंज समझते हैं ना, किसी के सामने चुनौती, थ्रेट। कह रहे चाइना का जो थ्रेट है, कंपटीशन है अमेरिका की हेजेमनी के सामने। अब ये हेजेमनी क्या होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। हेजेमनी का मतलब होता है दादागिरी, लीडरशिप, थोड़ी सी डोमिनेटिंग सेंस में, है ना। बस मैंने बोल दिया तो आपको करना है, इस टाइप की जो लीडरशिप होती है उसमें हेजेमनी का एलिमेंट होता है। कह रहे जी चाइना का जो चैलेंज है अमेरिका की डोमिनेंट लीडरशिप के सामने या दादागिरी के सामने, और इंडिया का जो इमर्जेंस है, इंडिया का जो उभर करके आने का काम है एक ऐसे राइवल के तौर पे, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के तौर पे जो फॉर्मिडेबल है, जो अपने आप में बहुत मजबूत है। कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों का जो है ना उभरना, ये राइज देता है, उछाल देता है, बढ़ावा देता है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को, एक नई दुनिया के सिस्टम को। सेंटेंस थोड़ा सा सिंपल ही है, वैसे तो वर्ड्स थोड़े से अच्छे यूज़ किए गए हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? चाइना का चैलेंज और भारत का उभर करके आना, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता है जिसमें अमेरिका कहीं का दादा नहीं है। चैलेंज और इमरजेंस दोनों आपके सब्जेक्ट हैं। प्लूरल वर्ब मिली हुई है इनको, जो है गिव, है ना, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। हेजेमनी मैंने आपको बता दिया, आपकी लीडरशिप को बोलते हैं। ये वर्ड अभी डिटेल में देख लेना, आगे आएगा। फॉर्मिडेबल, एक ऐसी चीज़ जो अपने आप में चैलेंजिंग हो, इंटिमिडेटिंग हो, जिसका नाम सुन के ही आप कांप जाएं। तो इंडिया का जो राइवल होने का काम है ना चाइना का, वो एक फॉर्मिडेबल राइवल होने का काम है। चाइना बहुत प्रेशर लेता है इंडिया से राइवलरी का, इसका मतलब ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। भारी भरकम वर्ड्स है, एक साथ पढ़ लोगे तो बाद में इनको पढ़ते हुए आपको ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा क्लास के बीच में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को, अगर आपकी पढ़ाई में कुछ वर्थ एडिशन आपको मिलता है इस क्लास के जरिए। और उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव एसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का।
और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की 17 जून की क्लास की, आज 19 करना है इसको यार, हर जगह मैंने 17 कर दिया आज। चलो पैराडाइम से शुरू करते हैं। अभी ये वर्ड आपको मैंने करवाई दिया है। पैराडाइम का मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग या एक सिस्टम या अरेंजमेंट। दोनों ही मीनिंग इस वर्ड के होते हैं। आज दूसरा वाला मीनिंग आर्टिकल में बार बार यूज हुआ है, सिस्टम वाला, है ना। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। शिक्षा जो है वो बदल सकती है सामाजिक ढांचे को, सिस्टम को किसी भी देश के। सभी लोग शिक्षित होंगे तो समाज एक नया ही तरह का समाज होगा जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। चलिए वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ अपने। हेजेमनी, ये भी आपको करवाया था अभी। लीडरशिप, लेकिन डोमिनेंट लीडरशिप। जो मैंने कह दिया वो मतलब समझ गए ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा वाला लीडरशिप होता है ना, वो होता है हेजेमनी। चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी इज एंटायरली बिल्ट ऑन द विजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए ग्लोबल हेजेमनी। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरे तरीके से बिल्ट ऑन है, पूरे तरीके से इस बेस पे बनी हुई है। और किस पे बनी हुई है भाई? इस विजन पे जो है अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी को, हेजेमनी को, लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने का। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे 2-3 बार आएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बर्जन। 3-4 दिन हो गए इस वर्ड को आए हुए, शायद 1 वीक हो गया। क्या मतलब होता है बर्जन का भाई? किसी चीज़ का प्रॉस्पर करना, फलना फूलना, ग्रो करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसके कॉमन सिनोनिम सबको पता है, ग्रो करना, थ्राइव करना, फ्लरिश करना, ये सबको आते हैं। ये बर्जन सब भूल जाते हैं। द जीडीपी ऑफ द नेशन इज बर्जनिंग और इज ग्रोइंग एट अ क्विक पेस फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। देश की जीडीपी जो है ग्रो कर रही है, फल फूल रही है, बर्जन कर रही है बहुत तेज़ रफ्तार से, लास्ट 2 डेकेड से, पिछले 2 दशकों से। चलिए ये इस की जगह पे हैज़ बीन कर लेना, ठीक है। मैं भी कर दूंगा नोट्स के अंदर, आप भी कर लेना। आगे बढ़ो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी फॉर्मिडेबल। अब ये क्या होता है? अभी बताया ना आपको, ऐसी चीज़ जिसके नाम से ही आपको डर लगने लगे, ऐसा काम जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, कैसे करूँगा, वो काम, वो चीज़ आपके लिए फॉर्मिडेबल होती है। जैसे आपको ये कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अब कैसे चढ़ जाओगे माउंट एवरेस्ट पे, है ना, छत तो है नहीं, कोई सीढ़ियाँ तो लगी नहीं हुई। तो ये काम ही अपने आप में फॉर्मिडेबल काम है, क्योंकि इसको करने में बहुत खतरा है। 3 people lost their lives while accomplishing the formidable task of scaling this mountain। 3 लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खो दी जब वो अकॉम्प्लिश कर रहे थे, पूरा कर रहे थे इस बहुत ही डराने वाले काम को, फॉर्मिडेबल या चैलेंजिंग काम को, जो था इस माउंटेन को स्केल करने का। स्केल अ माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ पे चढ़ना, ठीक है, स्केल अ माउंटेन। चलिए ये सारे वर्ड से जो अपने फॉर्मिडेबल वर्ड को बताते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। ये 2 जो है ना इडियम्स याद कर लेना। अ टॉल टास्क या अ टॉल ऑर्डर या अ हरक्यूलियन टास्क, इन सब का मतलब भी फॉर्मिडेबल होता है। चलिए अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है जी, अगर एक वर्ड में बता सकूं हिंदी में, उदंड या दुस्साहसी। शेमलेसली डिस्ग्रेसफुल, मतलब इतने बेशरम हो जाना कि आपको शर्म भी नहीं आ रही और डर भी नहीं लग रहा। समझ पा रहे हो वो फीलिंग? समझ पा रहे हो ना? ब्रेजन वो फीलिंग होती है ब्रेजन वाली, जब आप इतने ज़्यादा दुस्साहसी हो जाओ, उदंड हो जाओ, बेशरम हो जाओ कि आपको ना डर लगे ना शर्म लगे, तब आप ब्रेजन वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्रेजन लाइज। वो जो है हैबिट में है, उसको आदत है ब्रेजन लाइज को टेल करने की, बहुत ही, समझ गए ना, दुस्साहसी झूठ बोलने की। ऐसे झूठ जो 2 मिनट में पकड़े भी जाएं लेकिन फिर भी वो बार बार बोलती है। इनसोलेंट एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है ब्रेजन का। आज ब्रेजन वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। लास्ट वर्ड है आज का स्टैंडफास्ट। ये वर्ड अगर याद करना है ना तो इसको ऐसे याद कर लो, स्टैंड फास्ट, ठीक है। फास्ट मतलब पक्का। फास्ट फ्रेंड कौन होता है आपका? पक्का दोस्त होता है ना। और स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाना। स्टैंड फास्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपने पोजीशन पे पक्की होकर के खड़े हैं, वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। आप ढीठ हो गए हैं, लॉयल हो गए हैं, किसी आइडिया के लिए फॉर्म हो गए हैं। समझ पा रहे हो ना? आपने जिस चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ गए, अब स्टैंड फास्ट अगर कर रहे हो तो उस आइडियोलॉजी के साथ में आप ढीठ होकर के जुड़ चुके हो, अब उससे आप अलग होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो स्टैंड फास्ट ये वर्ड है, स्टैंड फास्ट करके याद करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। द अक्यूज्ड किलर रिमेन्ड स्टेड फास्ट इन हिज बिलीफ
दैट ही हैड डन द राइट थिंग टू किल अ क्रिमिनल। जो ये अक्यूज्ड किलर था, आरोपी हत्यारा था, वो स्टेडफास्ट बना रहा, स्टबन बना रहा, ढीठ बना रहा अपने इस बिलीफ में, अपने इस यकीन में कि उसने बिल्कुल सही काम किया था एक दूसरे क्रिमिनल की जान लेकर के। आ रही बात समझ में? तो कोर्ट में वो यही कह रहा था कि हाँ मैंने किया है और मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये स्टेडफास्ट बिलीफ था उसका। अब देखो स्टेडफास्ट को ना स्टॉन्च भी बोलते हैं। आज ये स्टॉन्च नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 5-6 वर्ड्स डिटेल में हो गए। आ जाओ एक समरी लेते हैं आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। बहुत छोटी सी समरी है इसकी। पहले तो अमेरिका के पाप गिनाएगा आपको, अपनी हेजेमनी का नाम लेकर के, और उसके सहारे अमेरिका ने दुनिया में कितनी वॉर छेड़ी हैं, कितने जो है कंट्रीज़ को तबाह किया है, अपनी दोगली नीतियों के सहारे कितने लोगों को धोखा दिया है, कब किसको दोस्त बनाया, कब किसको दुश्मन बनाया। फिर जब ये बदलने लगा तो ये बदला चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना अमेरिका के सामने खड़ा हो गया एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हाउस बन के। और जब चाइना खड़ा हुआ तो एक नया राइवल चाइना का खड़ा हो गया पड़ोस में, इंडिया, जिसके पास है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और सॉफ्ट पावर। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि यूएसए ने जो दुनिया बनाई थी ना पिछले 20 सालों में, ये चाइना इंडिया ने मिलकर पूरे तरीके से बदल दी है। और आने वाले आप टाइम में देखेंगे यूएसए की हेजेमनी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान बेस्ड न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान का लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है पूरे सिचुएशन को। कह रहा है द इरोजन ऑफ अमेरिकन कंट्रोल इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट एज जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इवॉल्व, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड वेरियस रीजन्स वर्ल्ड वाइड। कह रहा है जो इरोजन है, इरोजन क्या होता है भाई? ये वर्ड 4-5-7 दिन पहले आया था और मैंने आपको समझाया भी था। जब लोहे में जंग लगती है तो लोहा खराब होता है ना, गलने लगता है ना। वो जो गलने की प्रक्रिया है जंग लगने के बाद, उस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। ठीक है, कोरोजन या इरोजन दोनों तरीके से उस प्रोसेस को बताया जाता है। कह रहा है जो इरोजन हो रहा है ना, जो जंग लगने का काम हो रहा है, और किस में? अमेरिका के दबदबे में, कंट्रोल में। कह रहा है ये जो इरोजन है ना, ये बन रहा है, ये बिकम हो रहा है बहुत तेज़ी से, एविडेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर। और कैसे क्लियर हो रहा है ये? अमेरिका के दबदबे में जंग लगना क्लियर हो रहा है जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स हैं, जो मैकेनिज्म हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है? इनमें शामिल है जी चाइना, रशिया और दूसरे कई रीजन्स पूरी दुनिया में, है ना, दूसरी कई कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको लगेगा पढ़ने में, नया ऑथर है, नए तरह की वोकैब यूज़ करेगा, लेकिन अपने को सब पढ़ना आना चाहिए। इरोजन आप समझ गए हैं, किसी चीज़ का जंग लग के गल जाना। इरोजन की वर्ब है इज बिकमिंग, डायनेमिक्स की वर्ब है इवॉल्व। डायनेमिक्स का मतलब होता है सिस्टम या मैकेनिज्म, है ना, किसी भी चीज़ के काम करने का तरीका। इवॉल्व का मतलब होता है चीज़ों का विकसित होना, आगे से आगे ट्रांसफॉर्म होना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है ना तो अपना रूप चेंज करती है, उसको बोलते हैं इवॉल्व होना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं बंदरों से, पहले हम एप थे, है ना, एप समझते हैं ना, या हम वानर ही तो थे, अपने सारे बंदर वंदर थे, तो इवॉल्व होकर के अपने ह्यूमन बन गए। तो वहाँ से इस वर्ड को आप समझ सकते हैं। कह रहे द अमेरिकन रिट्रीट फ्रॉम अफगानिस्तान, चाइनीज प्रेसिडेंट शी's successful visit to Riyadh, the potential for Saudi-Iran reconciliation, and growing rapport between Syria and Saudi Arabia all pose challenges to American dominance। कह रहे जो अमेरिका की रिट्रीट है, रिट्रीट क्या होता है जी? पीछे भागना, डिपार्चर, कहीं से जान छुड़ा के, समझ गए ना, विड्रॉ करना। कह रहे अमेरिका का जो रिट्रीट है, जो जान छुड़ा के भागने का काम है अफगानिस्तान से, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो सक्सेसफुल विजिट है रियाद की, और जो पोटेंशियल है सऊदी और ईरान के रिकन्सिलेशन में, सऊदी अरेबिया और ईरान के आपसी सहमति में। रिकन्सिलेशन मतलब झगड़ों को सुलझा करके साथ बैठना, ये कहलाता है रिकन्सिलेशन। कह रहा है ये, और जो साथ में बढ़ता हुआ रैपट है, जो आपसी की बॉन्डिंग है, आपसी के रिश्ते हैं, हार्मनी है, और किस किस के बीच? सीरिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। कह रहे जी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पोज करती हैं, खड़ा करती हैं चुनौतियों को अमेरिका की डोमिनेंस, हेजेमनी के सामने। आगे बात समझ में? रिट्रीट, शी जिनपिंग्स विजिट, पोटेंशियल जो है, और रैपट जो है, चारों आपके सब्जेक्ट हैं, कोमा और एंड से जुड़े हुए हैं। 3 तो कोमे आ गए, लास्ट में एंड आ गया, है ना, चारों जुड़ गए। और इन चारों की वर्ब है पोज। पोज वर्ड आप जानते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं।
लेकिन क्या खड़ा करोगे पोज के जरिए आप किसी चैलेंज को, चुनौती को, सवाल को, शक को, क्वेश्चन को, डिलेमा को, धर्म संकट को, गलत गलत चीज़ों को खड़ा करने के लिए पोज वर्ड का इस्तेमाल होता है। कहीं ऐसा नहीं है हाथ खड़ा कर लिया तुम, आई पोज्ड माई हैंड, ऐसे यूज़ नहीं होगा। ये 4-6 वर्ड्स हैं नेगेटिव वर्ड्स, उनके साथ में ही पोज वर्ड इस्तेमाल होता है। रीडिंग करो, ये चीज़ें आप रोज़ देखोगे तो दिमाग में बैठेंगी, है ना। चलो, रैपिड मतलब बता दिया मैंने आपको, आपसे रिश्ता। अगर रैपिड बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों कंट्री तो आपसी रिश्तों को सुलझाने का काम कर रहे हैं, और रिश्तों को सुलझाने को ही हम रिकंसिलेशन भी बोलते हैं, जिसमें मतभेदों को सॉर्ट आउट किया जाता है। चलिए, कह रहे सम में इंटरप्रेट दिस एज कर्मा कंसिडरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ एक्टिंग एज अ ग्लोबल रूलिंग ओलिगार्की मैनिपुलेटिंग ग्लोबल अफेयर्स टू सर्व इट्स ओन इंटरेस्ट। कह रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है ना अमेरिका की नाक के नीचे, कह रहा है कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे कर्मा के नाम से। और कर्मा आप जानते हैं, जो करोगे जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। वट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, ऐसा ही कुछ होता है ना कर्मा। तो कुछ लोग इसको कर्मा की तरह इंटरप्रेट करेंगे कि जो कर रहे हो वही आपके साथ हो रहा है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि अमेरिका की जो हिस्ट्री है हरकत करने की, एक्ट करने की, एक ग्लोबल रूलिंग और ओलिगार्की के तौर पे, पूरी दुनिया में रूल करने वाली एक सत्ता के तौर पे, ओलिगार्की के तौर पे, और कैसे मैनिपुलेट करते हुए, अपने हिसाब से छेड़छाड़ करते हुए ग्लोबल अफेयर्स को, दुनिया के आपसी रिश्तों को, ताकि सर्व कर सके अमेरिका खुद के इंटरेस्ट को, ताकि अपनी भलाई को खुद से देख सके। समझ पा रहे हैं सेंटेंस? वर्ड थोड़े भारी हैं, कोई बात नहीं। सम की वर्ब है, मैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में समझाना। कर्म आप बता चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। कर्म की थ्योरी तो जानते ही हैं आप। ओलिगार्की क्या होता है ये आपको भी समझा देंगे डिटेल में। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने हिसाब से छेड़छाड़ करना, जहाँ लगे वहाँ हाथ फंसा देना, जहाँ लगे वहाँ धक्का मार देना, है ना, चीज़ों को अपने हिसाब से पंगे लेना। सर्व योर ऑन इंटरेस्ट का मतलब होता है अपनी खुद की भलाई के बारे में सोचना और अपनी भलाई के लिए ही काम करना। आप अपने इंटरेस्ट को ही सर्व करते हैं। अब आ जाओ, ये ओलिगार्की क्या होता है। आज आपके लिए पूरी, है ना, बना के लाया हूँ ये क्या, वन वर्ड की जो पूरी लिस्ट है। इनमें से आधे वर्ड्स आपको आते होंगे, और जो नहीं आते ना वो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपने वो शायद सुने भी नहीं है। करवा देता हूँ, जो आते हैं वो देख लो पहले। देखो, आर की जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है सरकार या गवर्नमेंट, या एक सिस्टम ऑफ रूलिंग। हिंदी में समझ लो सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट, हुकूमत। और जो आर की है, इसकी सिस्टर रूट है क्रेसी। आर की और क्रेसी एक ही बात है, एक ग्रीक है एक लैटिन है। तो आर की जो है ना और क्रेसी जो है, इन्हीं से अपन ने मोनो, ओलिगो, ऑटो, एंडो, गाइनो, इन सभी वर्ड्स को जोड़ा हुआ है। अब याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। मोनो का मतलब एक, मोनार्की का मतलब एक राजा का राज, जिसमें एक ही आदमी है और वही पूरे देश को या पूरे राज्य को हुकूमत करता है। समझ गए मोनार्की। वैसे डायआर्की भी बनता है, ट्राइआर्की भी बनता है ना, वो बना सकते हो बनाना चाहो तो रूल ऑफ वन किंग, यहाँ लिख दूं मैं, वन किंग, रूल अपने आप समझ लेना। ओलिगार्की क्या होता है, देखो ये वर्ड बना है ओलिगो से। ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, अ फ्यू। ओलिगार्की का मतलब है रूल बाय अ फ्यू पीपल, रूल बाय अ फ्यू पीपल। अभी तक जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा महासभा के जो लोग हैं, सदस्य हैं, 5 वीटो पावर्स, वही दुनिया को रूल कर रहे थे अपने हिसाब से। तो ये ओलिगार्की कह सकते हैं इन 5 लोगों की। चलो और आगे बढ़ो। ओटार्की, देखो ओटो मतलब खुद का यानी सेल्फ, और आर्की मतलब रूल। तो सेल्फ रूल को या सेल्फ इंडिपेंडेंस को बोलते हैं ओटार्की। आसान है ना याद करना। चलो, एंडार्की क्या होता है, ऐसा रूल जिसका एक एंड हो, एक छोर हो, एक सिरा हो। और कौन सा ऐसा रूल होगा, ऐसा रूल जिसमें कितने भी राज्य हों लेकिन रूल करती हो सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में आपको एंडार्की मिलेगी। स्टेट चाहे कितने भी पावरफुल हो जाएं, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है इंडिया के डोमेस्टिक और फॉरेन अफेयर्स को। चलिए अगला वर्ड क्या है, गायनार्की। गायनो, गायनो समझते हैं आप। गायनकोलॉजिस्ट कौन सी डॉक्टर होती है, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स में स्पेशलिस्ट होती है। गायनो वर्ड का मतलब ही होता है लेडीज़। गायनार्की क्या होगी, गायनार्की होगी रूल बाय विमेन। ठीक है, अगर कोई ऐसा पीएम या प्रेसिडेंट है जिसकी कैबिनेट में सभी औरतें हैं, वो खुद भी लेडी है, तो आप बोल सकते हैं भाई इस देश में तो गायनार्की आ चुकी है, औरतें इस देश को रूल करती हैं। चलो अब आगे बढ़ो, इन पे आ जाओ। ऑटोक्रेसी क्या होता है, देखो ओटार्की और ऑटोक्रेसी एक दूसरे के सिनोनिम है।
ऑटो मतलब खुद का, क्रेसी मतलब सरकार। लेकिन ऑटोक्रेसी वर्ड का एक और मीनिंग भी है, रूल बाय एन ऑटोक्रेट। रूल बाय एन ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट कौन होता है? एक डिस्पॉट होता है। और डिस्पॉट क्या होता है? एक तानाशाह, टोटैलिटेरियन, ठीक है, टोटैलिटेरियन। ये सभी के सभी जो है तानाशाह के सिनोनिम है, ऑटोक्रेट, डेस्पोट, टोटैलिटेरियन। तो मतलब ऑटोक्रेसी सेल्फ रूल को भी बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है तानाशाही के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में आपको ऑटोक्रेसी मिलेगी। चलो, पाकिस्तान के लिए आपको और भी वर्ड मिलेंगे, भी देखते जाओ। थियोक्रेसी। थियो क्या होता है? थियो मतलब रिलीजन। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिलीजन से या किसी होली बुक से चले, रूल बाय अ रिलीजन। जैसे जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं वो थियोक्रेसी हैं। पाकिस्तान, ईरान, कुछ हद तक टर्की, है ना, थियोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप जानते हैं, जिसमें डेमो की क्रेसी हो। डेमो का मतलब है पीपल, जहां लोगों का राज हो, जहां वोट पड़ के सरकार बनती हो। इंडिया जैसी, यूएस जैसी कंट्रीज आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। अच्छा, प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटो जो है ना, प्लूटो, ये रोमन या ग्रीक गॉड था। और प्लूटो एक प्लेनेट भी था, आजकल उसको प्लेनेट नहीं बोलते हैं। प्लूटो वर्ड का मतलब होता है गॉड ऑफ वेल्थ। ये हमारे कुबेर जी का जो है, समझ गए ना, हमारे लक्ष्मी कुबेर जी समझते हैं ना आप, तो कुबेर जी का समकक्ष है प्लूटो। अब बता दो प्लूटोक्रेसी क्या होगी? गवर्नमेंट या रूल बाय वेल्दी पीपल, ठीक है, वेल्दी पीपल। पेंटिसोक्रेसी आपने सुना नहीं होगा, स्ट्रेटोक्रेसी आपने सुना नहीं होगा, ये समझा देता हूं आपको मैं। स्ट्रेटो का मतलब होता है आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट, और पेंटिसो का मतलब होता है इक्वालिटी या इक्वल। पेंटिसोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, अ गवर्नमेंट इन विच या वेयर इन एवरीबडी, every part of the government, every member contributes equally contributes equally। ये वर्ड याद रख लेना, पेंटिसोक्रेसी। ये पेंटिसो से बना है, पेंटिसो का मतलब ही होता है इक्वल। चलो, अच्छा, अब और क्या बचा? लास्ट बचा जी स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटो मैंने आपको बता दिया, मिलिट्री। तो अ रूल बाय, या मिलिट्री रूल लिख दो ना इसको, अ मिलिट्री रूल। याद रहेंगे सारे? चलो, आज के क्विज में आपसे पूछेंगे। मेरे ख्याल से क्रेसी और आर्की वाले सारे वर्ड्स आपने सीख लिए हैं। और आगे बढ़ो। कह रहा है जी, वाइल द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ फेस्ड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सारे सुंदर सा लेना, साफ सुथरा, काम आए आपके जो, ठीक है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, कह रहा है जी, वाइल द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ फेस्ड challenges to its hegemony in the past, the current brazen disregard for American influence norms is unprecedented। कह रहा है जहाँ जो अमेरिका है वो फेस कर चुका है चैलेंजेस को, चुनौतियों को, इसकी हेजेमनी के सामने, लीडरशिप या दादागिरी के सामने, पास्ट में भी। वहीं जो करंट ब्रेजन डिसरिगार्ड है, हाल ही में जो बहुत ही फियरलेस डिसरिगार्ड किया जा रहा है, अवहेलना की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है अमेरिका के इन्फ्लुएंस के सामने और नॉर्म्स के सामने, कह रहा है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इनकी कोई मिसाल नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये अभूतपूर्व है। समझ गए? थोड़े भारी वर्ड्स हैं, ब्रेजन आप देख ही चुके हो। बेशरम लेकिन फियरलेस होकर के, बोल्ड, एकदम दुस्साहसी। अब दुस्साहसी डिसरिगार्ड हो रहा है अमेरिका का। अमेरिका बोलता है ऐसे करना है, चाइना बोलता है जी हम तो नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा अमेरिका के साथ पहले कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड आप समझ ही चुके हैं, जिसका प्रेसिडेंट ना हो, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, तो बिना मिसाल की चीज़, अभूतपूर्व चीज़ को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है, सिंस द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्रीडोमिनेटली enjoyed unchallenged power, leveraging its influence to safeguard its interest and undermine those of others। कह रहे जी, जब से कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, कोलैप्स का समझते हैं मतलब किसी चीज़ का ढह जाना, गिर जाना। जब से जो सोवियत है वो ढहा, तब से यूएस ने प्रीडोमिनेटली या मेजरली इंजॉय किया है, मजा लिया है अनचैलेंज्ड पावर का, ऐसी ताकत का जिसका कोई चैलेंज नहीं है। और कैसे लिया इन्होंने मजा? भैया इन्होंने मजा लिया लेवरेज करते हुए, मजा लेते हुए। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस में लेना, समझ गए? जैसे चलो वर्ड अभी बाद में देख लेंगे, लेवरेज का मतलब अभी समझ लो, किसी चीज़ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाना। कह रहा है जी, इन्फ्लुएंस जमाते हुए या फ़ायदा लेते हुए अपने इन्फ्लुएंस का, अपने प्रभाव का, ताकि सुरक्षित किया जा सके अपने खुद के इंटरेस्ट को, अपनी भलाई को, और अंडरमाइन किया जा सके, कमज़ोर बनाया जा सके वो इंटरेस्ट या वो भलाई जो हैं दूसरों के। तो हमेशा अपना अच्छा सोच लेना, दूसरे का नुकसान कर देना,
और क्यों कर देना? क्योंकि आपके पास इन्फ्लुएंस है, उसको आप लेवरेज कर लेते हो, हर जगह अपने दबदबे का फ़ायदा उठा लेते हो। तो ऐसी अनचैलेंज्ड पावर जो है यूएसएसआर के ढहने के बाद से 92 से अमेरिका एंजॉय करता आ रहा है। चलिए आगे करें। थ्रू मिलिट्री इन्वेजन्स, regime changes, and destabilization of nations, the United States has consistently sabotaged states that dare to defy its stance. करे जी इन सब चीज़ों के जरिए, किन सब चीज़ों के थ्रू? थ्रू का मतलब है जरिए। मिलिट्री इन्वेजन्स के, रिजीम चेंजेस के। रिजीम चेंज मतलब प्रशासन में बदलाव, किसी देश की सरकार को गिरा देना, नई सरकार ले आना। और मिलिट्री इन्वेजन मतलब अपनी मिलिट्री अंदर घुसा देना, हमला कर देना। और या फिर डिस्टेबलाइजेशन ऑफ नेशंस करके दुनिया के देशों को अस्थिर करके। करें इन तीनों गलत कामों के जरिए अमेरिका जो है लगातार तरीके से कंसिस्टेंटली सबोटाज करता आ रहा है उन स्टेट्स को हथियाता आ रहा है। सबोटाज करना मतलब कोई काम, चीज़ अच्छे से काम कर रही है लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो आपने उसमें अपनी उंगली फंसाई, उसका काम बंद करवा दिया, है ना। किसी का काम जो है अपने हिसाब से चीज़ों को जो समझ गए ना, ख़राब कर देना, डिसरप्ट कर देना। तो ऐसा काम अमेरिका सबोटाज करने का, अंडरमाइन करने का करता आ रहा है ऐसे राज्यों में, ऐसे देशों में जो डेयर करते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं अमेरिका के किसी भी स्टांस को, किसी भी पोजीशन को डिसरिगार्ड या डिफाई करने की, उसको डिसओबे करने की। तो जिस भी कंट्री ने अमेरिका की बात नहीं मानी है ना, तो इन तीनों में से एक काम अमेरिका करता है, सरकार गिरा देता है, वहाँ पे डिस्टेबलाइज कर देगा नेशन को, या अगर कुछ नहीं कर पाया तो खुद ही अपनी मिलिट्री भेज के उस पर हमला कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स की वर्ब है हैज सबोटाज। सबोटाज आप समझ चुके हैं क्या होता है। स्टेट्स के लिए आया दैट की वर्ब है डेयर। डेयर का मतलब होता है दुस्साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, किसी बड़े बोल्ड काम को करने की। डिफाई और डिसरिगार्ड एक ही बात है, किसी चीज़ को मानने से मना कर देना। स्टांस होती है आपकी पोजीशन, किसी चीज़ को लेकर के आपका व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव। कह रहे द डिवास्टेटिंग consequences of American interventions can be seen in the war-torn landscapes of Vietnam, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन, लिबिया एंड सोमालिया। कह रहा है जी जो डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस हैं, डिवास्टेटिंग मतलब डिस्ट्रक्टिव, तबाही भरे, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम यानी रिजल्ट। कह रहा है तबाही भरे जो रिजल्ट हैं अमेरिका की इंटरवेंशन के, अमेरिका की दखल अंदाजी के, कह रहा है वो देखे जा सकते हैं इन सभी देशों के वॉर टॉर्न लैंडस्केप्स में। लैंडस्केप मतलब सीनरी, और वॉर टोन का मतलब है जो वॉर से टोन है, जो वॉर की मार खाई हुई है, वॉर की वजह से डैमेज्ड है। तो इन सभी देशों में आप जाओगे ना, आपको खंडर मिलेंगे, वॉर की वजह से टूटे फूटे बड़े बड़े, हर जगह आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस दिखेगा वॉर की वजह से, है ना। तो ये आप सबका सब इन कंट्रीज में देख सकते हो अमेरिका के इंटरवेंशन के तौर पे। कॉन्सिक्वेंसेज की वर्ब है कैन बी सीन। डेवास्टेटिंग मतलब जो डिस्ट्रक्टिव हो। आगे कह रहा है जी मोर ओवर द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैज़ लेड टू टेरर स्ट्रिकन नेशंस, रीजनल स्ट्राइफ। कह रहा है जी इससे भी ज़्यादा। मोर ओवर का मतलब क्या है? मोर मतलब ज़्यादा, ओवर मतलब इससे भी। कह रहा है इससे भी आगे अगर बात करें तो सीधी जब भी इन्वॉल्वमेंट होती है अमेरिका की किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी रीजन के अंदर आपसी झगड़े में, कह रहा है वो हमेशा लीड टू कर जाती है टेरर स्ट्रिकन नेशंस की तरफ, ऐसी नेशन की तरफ जो टेरर से स्ट्रिकन है, जो आतंकवाद से, दहशतगर्द से स्ट्राइक खाई हुई है, चोट खाई हुई है। और या फिर रीजनल स्ट्राइफ में, स्ट्राइफ का मतलब होता है खाई, रीजनल का मतलब है रीजन में नई फूट पड़ जाती है अमेरिका की वजह से। एंड वाइड स्प्रेड केओस, हर तरफ अराजकता के अंदर भी ये लीड टू करती है। केओस का मतलब होता है पेंडेमोनियम, अराजकता, डिसऑर्डर, वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ। और ये सब काम कैसे होता है जी? टेकिंग ए ट्रिमेंडस टॉल ऑन ग्लोबल ट्रैंक्विलिटी, टेक करते हुए एक ट्रिमेंडस टॉल को। टेक अ टॉल एक इडियम है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव छोड़ना या डैमेज करना। कह रहे जी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव छोड़ते हुए पूरी दुनिया की ट्रैंक्विलिटी पे, पूरी दुनिया की पीस यानी कि अमन शांति चैन पे। ट्रैंक्विलिटी वर्ड मैं लिखना भूल गया इसके नोट्स में, शांति को ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। ठीक है, थोड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं लेकिन कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लो, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लो, सीखने की कोशिश करो नई चीज़ें कुछ अगर आपको दिख रही हैं तो। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वर्ब है हैज़ लेड टू ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज टेरर स्ट्रिकन नेशंस, ऐसे देश बन गए हैं जो आतंकवाद से ग्रसित हैं। रीजनल स्ट्राइफ हो गई हैं, आपसी झगड़े पड़े हुए हैं रीजन्स के अंदर, हर तरफ केओस मची हुई है, हर तरफ अराजकता आपको मिलेगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ बताएगा चाइना और इंडिया क्या कर रहे हैं जी। कह रहा है जी बट टुडे चाइना इमर्जेस एज अ फॉर्मिडेबल फोर्स चैलेंजिंग अमेरिकन हेजेमनी ऑन ए ग्लोबल स्केल।
कह रहे लेकिन आज चाइना इमर्ज हो गया है एक फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पे, एक ऐसी ताकत के तौर पे जो फॉर्मिडेबल है, चैलेंजिंग है अमेरिका के लिए। और कैसे चैलेंज करते हुए अमेरिका की दादागिरी को, हेजेमनी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ग्लोबल स्केल पे, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना की वर्ब है इमर्जेस। फॉर्मिडेबल आप देख चुके हैं, हेजेमनी वर्ड तो 4-5 बार आर्टिकल में आ चुका है। कह रहे द माउंटिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स हैव फ्यूल्ड इट्स ग्रोइंग एफिनिटी फॉर इंडिया, परसीविंग इट एज अ पोटेंशियल काउंटर बैलेंस टू चाइनाज राइस। कह रहे जी जो माउंट होते हुए चैलेंजेस हैं, माउंटेन क्या होता है भाई, पहाड़, और माउंटिंग मतलब पहाड़ की तरह इकट्ठे होते हुए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कह रहे जी जो माउंटिंग चैलेंजेस हैं, पहाड़ की तरह इकट्ठे होते हुए जो चुनौतियां हैं, जो फेस्ड बाय हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, कह रहा है उन्होंने फ्यूल कर दिया है, भड़का दिया है, उकसा दिया है, इंसाइट कर दिया है। और किसको इसने इंसाइट या फ्यूल किया है, ईंधन दिया है, फ्यूल दिया है अमेरिका की बढ़ते हुए एफिनिटी को, प्यार को इंडिया के लिए। आई बात समझ में? जितने चैलेंज अमेरिका को चाइना से मिल रहे हैं, उतना ज़्यादा अमेरिका का प्यार इंडिया के लिए बढ़ता जा रहा है। और कैसे बढ़ा है? परसीव करते हुए, कंसीडर या समझते हुए, देखते हुए इंडिया को एक संभावित काउंटर बैलेंस यानी जवाबी हमला चाइना की राइज के सामने, चाइना के उछाल के सामने। समझ पा रहे हो ना सेंटेंस? चैलेंज इसकी वर्ब है हैव फ्यूल्ड। परसीव करना यानी किसी चीज़ को किसी खास नज़रिए से देखना, कंसीडर करना। काउंटर बैलेंस आप जानते ही हैं, ये तराजू है, इस तरफ कुछ रखोगे तो सामने आपको काउंटर करने के लिए, कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ रखना पड़ेगा। तो जो काउंटर बैलेंस होता है ना, वो एक बैलेंसिंग फोर्स होती है। और अमेरिका ऐसे ही देखता है इंडिया को कि मेरा चाइना के सामने तुरप का इक्का इंडिया होगा, इसलिए इंडिया के लिए प्यार अमेरिका का बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, तो आप देख पा रहे होंगे ये अमेरिका इंडिया की रिलेशनशिप को ऐसे ही पोर्ट्रे करते हैं ना, कि अमेरिका तो इंडिया को यूज़ करता है, इस तरीके से ही न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे। करे इंडिया इन टर्न demonstrates a staunch determination to compete with China's influence, driven by shifting demographics and a burgeoning consumer market। कह रहा है और जो भारत है बदले में डिमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है एक बहुत ही मजबूत संकल्प को, डिटर्मिनेशन को, जिद को, जो है कंपीट करने की चाइना के प्रभाव के सामने, इन्फ्लुएंस के सामने। और ये सारा सारा डिमोन्स्ट्रेशन कहाँ से आया है? ये सारा आया जी ड्राइव होकर के, पुश होकर के बदलती हुई डेमोग्राफिक्स के द्वारा। डेमोग्राफिक्स क्या होती है? आपकी पॉपुलेशन का सिस्टम, कितनी पॉपुलेशन है, कितने पढ़े हुए लोग हैं, यंग कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, वर्क फोर्स कितनी है, स्किल्ड लेबर कितने हैं। कह रहे जी बदलाव में आती हुई डेमोक्रेसी के सहारे या डेमोग्राफी के सहारे, और एक फलती फूलती, वर्जन करती हुई, थ्राइव करती हुई कंज्यूमर मार्केट के जरिए। तो ऐसा हो रहा है इंडिया में। आई बात समझ में? तो इंडिया जो है चाइना को सामने से कंपीट करने की स्टॉन्च डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है। इंडिया की वो है डिमॉन्स्ट्रेट, स्टॉन्च, एडमेंट, अनफ्लिंचिंग, स्टैंड फास्ट। याद है ना, स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट, जिसमें जिद हो, जिसमें ढीठपना हो, जिसमें हट हो, है ना। डेमोग्राफिक आपको मैंने बता दिया, पॉपुलेशन का सिस्टम, बर्जनिंग मतलब फलती फूलती, थ्राइव करती हुई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे 1-2 पैराग्राफ रह गए हैं। कह रहा है द रीसेंट लीक ऑफ classified documents has dealt a severe blow to the United States, exposing its plans for Israel to provide lethal support to Ukraine। कह रहे जो रीसेंट लीक आई है, लीक आना मतलब किसी चीज़ का बाहर निकल जाना गलती से। कह रहे जो लीक हुए हैं बहुत ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड वर्ड आप देख चुके हैं, सीक्रेट को बोलते हैं, जो सरकारी तौर पे सीक्रेट हो। तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स का जो लीक है ना, उसने डील किया है एक सीवियर ब्लो को। डील अ ब्लो का मतलब है बहुत बड़ी हार्म करना, ब्लो मतलब चोट, डील का मतलब है देना। इसने एक बहुत भारी चोट को दिया है, सीवियर चोट को दिया है अमेरिका को। और कैसे? एक्सपोज करते हुए, भांडाफोड़ करते हुए, सबके सामने रिवील करते हुए अमेरिका के उन प्लान्स को, उन साजिशों को जो थी इजराइल को लेकर के, कि वो प्रोवाइड कर देगा मारक सपोर्ट को, लीथल सपोर्ट को, बहुत ही खतरनाक वेपन्स को यूक्रेन को। और क्यों करेगा जो है प्रोवाइड? इन रिस्पॉन्स टू इम्प्रूव्ड रशिया ईरान रिलेशंस। इस रिस्पॉन्स में, इस प्रतिक्रिया में जो है इम्प्रूव होते हुए रशिया और ईरान के रिलेशंस, रशिया ईरान के रिश्ते। तो इजराइल किसका दुश्मन है? ईरान का। अमेरिका किसका दुश्मन है? रशिया का। तो रशिया ईरान ने जब हाथ मिलाया तो अमेरिका ने क्या किया? इन्होंने भी प्लान किया कि इजराइल को आप भी जो है ना बहुत ही खतरनाक से वेपन यूक्रेन को दे दो,
थोड़े वो रशिया के मार देगा, थोड़े जो है ईरान के मार देगा। तो इस तरीके से इनके प्लान्स जो है सबके सामने भी आने लगे। ये जो लीक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इसकी वर्ब है हैज़ डेल्ट डील ए ब्लो, आप समझ चुके हैं, एक ईडियम का नाम है किसी को खतरनाक चोट पहुंचाना। कह रहा है दीज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो शेड लाइट ऑन अमेरिकन प्रेशर ऑन टर्की टू प्रोवाइड वेपन्स डिस्पाइट टर्कीज डिजायर टू मेंटेन रिलेशंस विद रशिया। कह रहे ये डॉक्यूमेंट साथ ही साथ लाइट को शेड करते हैं, रोशनी या प्रकाश को डालते हैं। और किस चीज़ के ऊपर भाई? अमेरिका के उस दबाव के ऊपर जो डाला जा रहा है टर्की पे। और टर्की पे क्यों डाला जा रहा है तुर्की पे? कि वो प्रोवाइड करे असला बारूद यानी वेपन्स, बावजूद टर्की के उस डिज़ायर के, उस इच्छा के कि वो रशिया से रिलेशंस को मेंटेन करना चाहता है। तो बावजूद क्या है, रशिया से टर्की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अपने वेपन जो है यूक्रेन को दो, रशिया के खिलाफ अपने वेपन यूज होने दो। तो ये डॉक्यूमेंट्स ने इस चीज़ को भी रिवील किया, डॉक्यूमेंट शेड लाइट ऑन दिस थिंग। कह रहे दीज रेवोल्यूशंस अंडरस्कोर द इंट्रिकेट वेब ऑफ पावर डायनेमिक्स एट प्ले। कह रहे ये सारी रेवोल्यूशन जो हैं, सारे भंडे फोड़े जो हैं, रेवोल्यूशन क्या होता है? एक्सपोजिंग किसी चीज़ का, अनवीलिंग किसी चीज़ का, अनअर्थिंग, है ना, ये सब भांडा फोड़ के सिनोनिम है। कह रहा है ये सारे जो भांडा फोड़ हैं, सारे के सारे जो रेवोल्यूशंस हैं, ये अंडरस्कोर करते हैं, एम्फोसाइज करते हैं, जोर डालते हैं उस पेचीदा जाले पे, वेब पे, जो है पावर डायनेमिक्स का, शक्ति के सिस्टम का एट प्ले जो भी चल रहा है, जो दुनिया में एट प्ले है। चलिए रेवोल्यूशंस की वो है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, अंडरलाइन, हाईलाइट, एम्फोसाइज, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ऊपर रह गया, तो अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लास्ट के जो पैराग्राफ है इसको पूरा करके वो कॉन्सेप्ट अपने देखेंगे। कह रहे द वर्ल्ड ऑर्डर इज अंडर गोइंग अ सीजमिंग शिफ्ट एज अमेरिकन कंट्रोल डिमिनिशेस। कह रहे दुनिया का जो ऑर्डर है, दुनिया का जो सिस्टम है, कौन किसका दोस्त, कौन किसका दुश्मन, कौन किसका अलाय, कह रहे ये अंडरगो कर रहा है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है, या ये गुजर रहा है। अंडरगो करना मतलब गुजरना, एक साइज्मिक शिफ्ट से, एक ऐसे बदलाव से जो साइज्मिक है, जो मेजर है, जो बहुत बड़ा है। और कैसे? कह रहे जैसे जैसे अमेरिका का कंट्रोल डिमिनिश हो रहा है, अमेरिका का दबदबा खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया जो है बदलती जा रही है। और कैसे हो रही है? चैलेंज्ड बाय द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, रशिया एंड अदर इमर्जिंग प्लेयर्स। ये सब हो रहा है चैलेंज होकर के, बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के द्वारा, दबदबे के द्वारा, चाइना का, रशिया का और दूसरे इमर्जिंग प्लेयर्स का। जब ये अदर इमर्जिंग प्लेयर्स लिखते हैं ना पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया की बात कर रहे होते हैं। बार बार इंडिया को जो है ना इमर्जिंग लिखना अच्छा नहीं लगता इनको, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत पढ़ता हूँ हर तरह के न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि इंडिया लिखने की बजाय वो यूँ लिखेंगे रीजनल इमर्जिंग प्लेयर्स। चलिए कंट्रोल की वर्ब है डिमिनिशेस, डिमिनिश करना, किसी चीज़ का कम होना। कह रहे जी चाइनाज पोटेंशियल हेजेमनी नाउ एनकाउंटर्स अ फॉर्मिडेबल चैलेंज फ्रॉम इट्स नेबर इंडिया। कह रहे चाइना की जो पोटेंशियल हेजेमनी है, जो संभावित दादागिरी है, अभी शुरू नहीं हुई, होने वाली है। कह रहे ये एनकाउंटर करती है, सामना करती है एक बहुत ही कठिन, बहुत ही बड़े चैलेंज का, इसके पड़ोसी से, इसके इंडिया से, नेबर से, जो है इंडिया। अब इंडिया के बारे में बता रहा है, अ कंट्री करेक्टराइज्ड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, अ थ्राइविंग एंड डायनेमिक इकॉनमी एंड अ रोबस्ट मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। कह रहा है इंडिया वही कंट्री है जो करेक्टराइज्ड बाय है, जिसका करेक्टर जो है बताया जा सकता है इन सब चीज़ों के द्वारा। किन सब चीज़ों के द्वारा भाई? दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के द्वारा, एक फलती फूलती हुई और गतिशील इकॉनमी के द्वारा, और एक मजबूत मिलिट्री, डिप्लोमेटिक पावर और सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस के द्वारा। ये सब चीज़ें करेक्टर में आती हैं इंडिया के, और इससे चुनौती मिलती है चाइना को। हेजेमनी की वर्ब है एनकाउंटर्स, थ्राइविंग का मतलब होता है डेवलपिंग या प्रॉस्परिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द पाथ टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी रिमेन्स अनसर्टेन, बट द करंट फ्लक्स इन पावर पैराडाइम्स ऑफर्स द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑन द होराइजन। कह रहे जो पाथ या रास्ता है पीस और प्रोस्पेरिटी का, शांति और समृद्धि का, कह रहे वो बना हुआ है, वे भी अनसर्टेन, हमें नहीं पता कैसे पीस प्रोस्पेरिटी आएगी, अनिश्चित है ये। कह रहे लेकिन जो करंट फ्लक्स है ना, हाल में चलता हुआ जो चेंज है, फ्लक्स क्या होता है? अगर आपने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में पढ़ा हो फिजिक्स में, चेंज को, बदलाव को, इनस्टेबिलिटी को बोलते हैं। कह रहे लेकिन जो करंट का फ्लक्स है अभी, या करंट फ्लक्स है जो अभी पावर के पैराडाइम्स में, शक्ति के सिस्टम्स में, कह रहे वो ऑफर करता है एक ऐसे प्रॉमिस को, एक वैसे वादे को, जो है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का, नए इंटरनेशनल सिस्टम का, जो ऑन द होराइजन है, क्षितिज पे है, हमें दिखाई दे रहा है, नियर एंड सर्टेन है।
ऑन द होराइजन जो चीज़ होगी ना वो आपको बस दिख रही है, बस होने वाली है। इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन, कब होगी बस यही देखना है। तो एक नया वर्ड ऑर्डर भी हमें दिख रहा है, बस आने वाला है इन सब चीज़ों के चलते। पाथ की वर्ब है रिमेन्स, करंट फ्लक्स की वर्ब है ऑफर्स, प्रोस्पेरिटी, एफ्लुएंस, वेल्थ, समृद्धि, है ना। चलिए रैप अप करेंगे यहीं सेशन को। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है जब आपको पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए तो आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना होता है। अब इसको मैं टेक्निकली समझा देता हूँ कैसे। स्मिता इज स्टडिंग इन हर रूम, स्मिता अपने रूम में पढ़ाई कर रही है। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। लेकिन अगर मैं दूसरा सेंटेंस उठा लूँ, कौन सा वाला, इसके नीचे वाला, स्मिता इज स्टडिंग इन हर रूम फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से स्मिता अपने कमरे में पढ़ रही है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। क्यों भाई? क्योंकि अब पढ़ने का आपको ड्यूरेशन दे दिया गया है, साथ में 4 प्लस में एक टाइम ड्यूरेशन। ऐसे केस में आपको क्या करना है जी, अगर ड्यूरेशन दे दिया जाए या पीरियड दे दिया जाए तो आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस को सही करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, स्मिता इज स्टडिंग, यहाँ पे लिख दो हैज़ बिन स्टडिंग, ठीक है, तरीका नंबर 1। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है जी, आप यहाँ लिख दो हैज़ स्टडीड। अब आप पूछोगे सर दोनों में से सही कौन सा है? दोनों ही सही हैं। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का सेम मीनिंग है, बिल्कुल सेम मीनिंग है दोनों का। फ़र्क ये है कि हैज़ बीन स्टडिंग में आप जोर दे रहे हैं काम पे। समिता पढ़ रही है 3 घंटे से, मोबाइल नहीं चला रही, शॉर्ट्स नहीं देख रही, रील्स नहीं देख रही, पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पे आप पीपीसी लगा के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा के काम पे जोर देते हो। और अगर आप परफेक्ट टेंस लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है स्मिता पढ़ तो रही है लेकिन वो 3 घंटे से पढ़ रही है, टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जोर देते हो। दोनों में एक्शन कंटिन्यू है, 3 घंटे से जो है एक्शन जारी है। इतना समझ गया नहीं समझे? चलो अब मान लो ऐसा लिखा हो, स्मिता इज स्टडिंग इन अ रूम सिंस 1 PM। अब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया हो 4 प्लस में ड्यूरेशन की जगह। अगर ऐसा केस आपको मिले तो उसके अंदर भी आपको इस स्टडिंग तो नहीं लिखना क्योंकि काम तो चल रहा है पहले से। अब आपको यहाँ पे पीपीसी बनाना पड़ेगा, हैज़ बिन स्टडिंग ही लिखना पड़ेगा। क्या इस केस में परफेक्ट टेंस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सिंस वाले केस के अंदर परफेक्ट टेंस बना ही नहीं सकते, बनाओगे तो मीनिंग बदल जाएगा उसका। फिर उसका मतलब ये है स्मिता पढ़ चुकी है 3 घंटे 1 बजे से, अब वो कुछ और कर रही है। अगर एक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है तो इस केस में आपको हैज़ बिन स्टडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस आप कुछ एग्जाम्स में देखते हो, राजेश इज वर्किंग विद ए सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर 6 ईयर्स। इसको 2 तरीके से सही किया जा सकता है। मैं एक तो ऐसा लिख सकता हूँ, राजेश हैज़ बिन वर्किंग, हैज़ बिन वर्किंग। इस केस में मैं जोर दे दूंगा राजेश के काम करने पे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है जी, राजेश हैज़ वर्कड, ठीक है। और वैसे ही आई नो शिवानी फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से आप जानते हैं, 4 प्लस में ड्यूरेशन आपको दे दी गई है, सीधे से इस फॉर्मूला को लगा दो, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो पीपीसी और परफेक्ट टेंस दोनों चलेंगे। तो मैं यहाँ 2 काम कर सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ आई हैव बिन नोइंग, या लिख सकता हूँ आई हैव नोन। इतना समझ गए कि नहीं समझे? 4 के साथ में दोनों चल जाते हैं, सिंस के साथ में सिर्फ पीपीसी चलता है, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे अगर एक्शन को कंटिन्यू दिखाना है तो। अब ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, इसमें हैव बिन नोइंग भी गलत है। अब आप पूछोगे सर यहाँ तो सही था, यहाँ कैसे गलत हो गया? ये इस वजह से हुआ क्योंकि नो जो है ना एक स्टेटिक वर्ब है। स्टेटिक वर्ब्स को कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए भले ही आप स्मिता को 10 सालों से जानते हैं, आज भी जानते हैं, पर आप हैव बिन नोइंग नहीं लिख पाएंगे। ये सारी स्टेटिक वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको नीचे लिख करके दे दी है। देखो इस कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से करना है तो इस वीडियो को जाकर के चलाएं। देख लो इसका टाइटल, एडवांस टेंसेज पीपीसी वर्सेस पीपी स्टेटिव वर्ब्स पार्ट 44 ग्रामर सीरीज। ग्रामर सीरीज खोल लोगे तो 44वां पार्ट है, और सीधे यूट्यूब में डालोगे एडवांस टेंसेज वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर तो कुछ ऐसा थंबनेल आएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको चला लेना। चलिए रैप अप करें सेशन को। ये ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं लोगों को इसको समझने में, अगर आप चाहोगे तो आधे घंटे में उस वीडियो से समझ जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इनमें से कौन सी चीज़ ने फ्यूल किया है, भड़काया है अमेरिका के बढ़ते हुए प्यार को इंडिया के लिए, या इंडिया और अमेरिका के बीच में प्यार को भड़काया है? इंडिया का काउंटर बैलेंस होना चाइना के राइज के सामने इस चीज़ ने, अमेरिका इंडिया की बदलती हुई डेमोग्राफिक्स की वजह से, या इंडिया की बढ़ती हुई कंज्यूमर मार्केट की वजह से, या फिर आपको लगता है बोथ ए एंड सी,
या फिर लगता है सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। इसी वीडियो के नीचे रखा है फर्स्ट कमेंट में आंसर। सेकंड पे आ जाओ। कह रहे जी कौन सा ऐसा इम्पैक्ट जो है, जो ये पैसेज जो है सजेस्ट करता है अमेरिका के पावर के इरोजन का। दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट आ जाएगा जब अमेरिका का दबदबा जो है ख़त्म हो जाएगा। भाई उससे अनसर्टेनिटी आ जाएगी पीस के पाथ में, नए प्लेयर्स का इमर्जेंस होगा, एक शिफ्ट होगा पावर डायनेमिक्स में, या फिर चारों ही चीज़ें हो जाएंगी ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में इसका भी आंसर डाल दिया। थर्ड में आ जाओ। कह रहे जी इस पैसेज के हिसाब से कौन से ऐसे पोटेंशियल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की ताकत को चाइना के दबदबे के सामने चैलेंज रखने में। कौन सी चीज़ें हैं इंडिया की जो चाइना के सामने हमें खड़ा होने में हेल्प करती हैं। बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम, रोबस्ट मिलिट्री कैपेबिलिटी, बढ़ती हुई इकॉनमी, या हमारा स्पेस प्रोग्राम, या सभी ये चीज़ें, या फिर ए और सी। ए और सी की जगह पे यहाँ पे ए और बी और सी कर लेना, ठीक है, बी और सी। चलो चौथे में आपसे पूछा जी स्टॉन्च का सिनोनिम, मेरे ख्याल से निकाल लोगे, अच्छे से वर्ड आपको चारों करवा दिए थे। पाँचवें पूछा है जी सारे वन वर्ड्स, 5, 6, 7, 8, 9, 5 वन वर्ड्स आपसे पूछे हैं। 4 वन वर्ड्स गवर्नमेंट पे बेस्ड है और 5वां मैंने आपको वैसे भी शुरू में करवा दिया था। ऐसी चीज़ जिसका नाम सुन के आपको कम कभी छूट जाए ना, बहुत मुश्किल लगे करने में। चलो 10वां क्वेश्चन है, एरर बेस्ड है। अभी जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है स्टेटिव वर्ब का, पीपीसी और परफेक्ट टेंस का, उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। आंसर सभी के आपको मिलेंगे पिन कमेंट में। जैसे ही वीडियो खोलते हो नीचे पिन कमेंट मिलता है, देखो पिन्ड बाय योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट जो होता है ना, इसी को खोल लिया करो, रीड मोर करोगे तो सारे आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन